बीएसपी सरकार थी और समाजवादी पार्टी सरकार थी। गरीबों के लिए उन्होंने कोई आवास की उचित व्यवस्था नहीं की थी। करने के लिए पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको 15 से 16 लाख रुपए देने पड़ते थे और आप बिना एग्ज़ाम के इंटरव्यू में जाके आप बैठते थे। एग्ज़ाम में अपनी आप कॉपी सादी छोड़ते थे और सारी भर दी जाती थी। 16 लाख रुपए में आप टीचर बन जाते थे। यहाँ तक कि पीसीएस तक की भर्तियाँ पैसे से खरीद ली जाती थी। नमस्कार, सीआईबी इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, रात का वक्त है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे धूप अंधेरा है, लेकिन राजनीति में सवेरा ही सवेरा है। तमाम जोड़ तोड़, तमाम राजनीतिक दांव पेच उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहे हैं। ऐसे में हम भी राजनीति को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूम रहे हैं। आजमगढ़ जिले में हैं और यहाँ से बीजेपी के एकमात्र चश्मो चिराग कह लीजिए या जीते हुए विधायक कह लीजिए, अरुण कांत जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है, कैसा काम किया है, जिसकी वजह से एक बार फिर 300 पार की बात कही जा रही है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और वहीं विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है अखिलेश यादव, जिसके मुखिया हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा साफ। तो देर ना करते हुए आइए मुखातिब होते हैं फूलपुर पवई के विधानसभा के जो विधायक हैं अरुण कांत जी का। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये बताएं कि क्या लग रहा है आपको, सरकार ने कैसा कामकाज किया है जिसकी बदौलत, क्योंकि भाजपा की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार आजमगढ़ में कुछ बेहतर तरीके से कमल खिलेगा, यानी कि अब तक एकमात्र आप ही विधायक हैं, 2-1 और बढ़ने की संभावना है। इस दावे में कितनी सच्चाई है? ये दावा बिल्कुल सही है और लोकतंत्र में जिस तरह से किसी सत्ताधारी पार्टी को काम करना चाहिए, उस पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खरी उतरी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत पे सरकार बनाएगी। अरुण जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, मैं ये जानना चाहूँ अगर आपसे कि सरकार के 3 बड़े कोई ऐसे काम हो जिसको आप मुझे बता सकें, हमारे दर्शकों को बता सकें, आजमगढ़ की जनता को बता सकें, जिसकी वजह से दावा किया जा रहा हो कि हाँ, जो जनता तक सीधे पहुँचे हों। उत्तर प्रदेश सरकार की 3 योजनाओं का नाम ऐसा बताइए जिससे लगे कि हाँ, वाकई भारतीय जनता पार्टी ने जन का विकास किया है। ठीक बात। देखिए, सबसे पहले तो मुझे राजनीति में तकरीबन 15-16 साल हो चुके हैं जी। मैं पहली बार विधायक जो है 2007 में हुआ था जी। मैंने बहुजन समाज पार्टी का भी दौर देखा है और समाजवादी पार्टी का भी दौर देखा है और आज बीजेपी का भी मैंने दौर देखा है। तो जब मैं इन तीनों में कंपैरिजन करता हूं तो उसमें बीजेपी मुझे बेटर इसलिए नज़र आती है क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने जो भी सुविधा या जो भी कानून बनाया, जो भी चीज़ें की, उसको लागू किया। इससे पहले भी आप देखते होंगे कि कोटेदार होते थे गांव में और गरीबों को बांटने के लिए राशन आता था, लेकिन वो राशन गायब हो जाता था और वो गरीबों को नहीं मिलता था। आज कोई कोटेदार की इतनी हिम्मत नहीं कि वो जो 1 किलो भी किसी का राशन मार सके। अच्छा। दूसरी चीज़, जो बीएसपी सरकार थी और समाजवादी पार्टी सरकार थी, गरीबों के लिए उन्होंने कोई आवास की उचित व्यवस्था नहीं की थी। जो भी आवास आते थे, क्या कांसीराम शहरी ग्रामीण आवास की बात को हम भूल जाएं? क्या लोहिया आवास को हम भूल जाएं? आप उनकी संख्या देख लीजिए। लोहिया आवास किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को मिला होगा, आम लोगों को नहीं मिलता था। अच्छा। और जो कांसीराम आवास था वो सिर्फ जात विशेष लोगों के लिए था। अच्छा। समाज के हर वर्ग के लिए नहीं था। लेकिन जो आस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास है, ये आम आदमी तक पहुंच रहा है और इसमें किसी की भूमिका नहीं है। पहले इसमें प्रधान और तमाम ऐसे कर्मचारी अधिकारी होते थे जो आवास दिलाने के नाम पे पैसा लेके खा लेते थे, लेकिन अब ऐसा करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ कि आवास के वितरण में किसी भी तरह का सरकार की तरफ से कोई भेदभाव नहीं रहा है और शौचालय
ने शौचालय जो सरकार ने दिया है उसमें भी किसी भी तरह का सरकार ने मैंने केंद्र सरकार का नहीं पूछा, मैंने अच्छा, ठीक बात है, ठीक उत्तर प्रदेश बात है, सरकार की। कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश की भी ये जो हमारी मुख्यमंत्री आवास योजना है जी, इसमें बिल्कुल सरकार ने अपनी तरफ से पारदर्शिता रखी हुई है और किसी भी तरह के जात पात का भेदभाव न रखते हुए हर गरीब तक इस योजना का लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और दूसरी चीज़ कि जो वैकेंसियां निकली हैं, मैंने एक चीज़ देखा है कि इससे पहले जब वैकेंसी निकलती थी तो प्राइमरी के टीचर बनने के लिए टीजीटी आपको क्वालिफाई करने के लिए, पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको 15 से 16 लाख रुपए देने पड़ते थे और आप बिना एग्ज़ाम के इंटरव्यू में जाके आप बैठते थे, एग्ज़ाम में अपनी आप कॉपी सादी छोड़ते थे और सारी भर दी जाती थी, 16 लाख रुपए में आप टीचर बन जाते थे। यहाँ तक कि पीसीएस तक की भर्तियाँ पैसे से खरीद ली जाती थी। अच्छा। और आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग इस सरकार में नौकरी पाए किसी का एक पैसा नहीं लगा है। लेकिन वहीं जो विपक्ष हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और सबका दावा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र वाली सरकार में बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी चरम स्तर पर पहुंच गई है और लोगों को नौकरी ना देना पड़े इसके लिए पेपर ही लीक हो जाता है। इस पर क्या कहना? हाँ, बिल्कुल मैं कहूँगा ये जो पेपर है क्या समाजवादी पार्टी में लीक नहीं हो रहा था? आप बताइए। समाजवादी पार्टी में 100% पेपर लीक होता था। अच्छा। हाँ, कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जो लीक हुआ ना हो। लीक भी होता था, प्लस इतनी धांधली थी कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैं खुद ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिन्होंने पैसे से नौकरी खरीदी हुई है। आपने बताया बिल्कुल गधे हैं, पढ़ने लिखने में कुछ नहीं आता है, लेकिन वो आज ऑफिसर बन के टहल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जहां तक आपने बात कही मेरे से बेरोजगारी की, मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में बेरोजगारी कब नहीं थी? वो दौर बताइए कि जब बेरोजगारी नहीं थी। बताइए किसके समय में नहीं थी? नहीं, जैसे वादे हो गए ना सरकार की तरफ से कि हम आए तो 2 करोड़ का सृजन करेंगे या रोजगार बृहद स्तर पर देंगे, तो उस तरह की चीजें जब नहीं हुई तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ जी, देखिए, बेरोजगारी का दौर हमेशा इस देश में रहा है। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि लोग हर आदमी के पास रोजगार रहा, ये कभी ऐसा नहीं रहा। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, 4 बार समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई ना, आपने ये तकलीफ लोगों की क्यों नहीं दूर की? बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सरकार यानी आपके कहने का मतलब है कि बेरोजगारी एक रात का किस्सा नहीं है। एक रात का किस्सा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है और इसको सुलझाने के लिए सभी पार्टियों को एक होना पड़ेगा। आपस में लड़ झगड़ के आप देश की समस्या को नहीं निपटा सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा। आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, कई लोग कहते हैं, लेकिन वही सामाजिक न्याय की बात करने वाले आप ही के पार्टी के नेता और मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय की पक्षधर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इस वजह से हम पार्टियों को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में घुटन नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में? मैं दोनों लोगों को जानता हूं, ये दोनों लोग नेता नहीं है, बिजनेसमैन हैं। अच्छा। इनको अपना बिजनेस चलाना है और नेता आदमी दिमाग से और विचारों से होता है। जात पात का फंडा इस्तेमाल करके सत्ता में आते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। यानी आपके हिसाब से मौसम वैज्ञानिक है? बिल्कुल मौसम वैज्ञानिक है, इसीलिए पाला बदल लिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जी, मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूँ जी। मैं इनके पास, माननीय मंत्री के पास कई बार गया हूँ काम दारा सिंह चौहान। हाँ, ना इनको कुछ आता है, ना इनको कुछ करने की इनकी इच्छा थी। ठीक है। बस ये है कि बस मैंने बताया ना कि जो ये कास्टिज्म चल रहा है उसी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। आप युवा हैं, विधायक हैं बीजेपी से, और जैसा कि बीजेपी के नेता आप दावा भी कर रहे हैं कि हम अब 1 से बढ़कर 2, 3, 4 की संख्या करने वाले हैं आजमगढ़ जिले में। और युवाओं से प्रदेश की जनता को या कहीं की भी जनता हो, हमारे देश की जनता को युवाओं से बड़ी उम्मीदें रहती है। तो मैं चाहूँगा कि जो 5 साल के लगभग आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उसमें आपके द्वारा अपने क्षेत्र में विधानसभा में कौन कौन से काम किए गए हैं, जिसको देख करके अन्य सीटों की जो जनता है, मतलब अन्य विधानसभा सीटों की जो जनता है उसको प्रभावित हो और भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुछ और सीटें जुड़े। देखिए, ये जवाब तो मैं बहुत सारे लोगों को दे चुका हूँ। अब कितनी बार सबको बताऊं? सर, ये हमारे मंच पे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं से बड़ी उम्मीद है। मैं बता रहा हूँ,
मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगा या जिन लोगों ने मुझे समय पे बताया कि ये चीज़ हमारे यहाँ होनी चाहिए, हमने पूरी कोशिश की कि वो काम हो, और तकरीबन 80% काम हमने फिनिश किए। और बाकी कुछ ऐसे बड़े काम थे, जैसे हमारे यहाँ 2-3 पुल थे जो जर्जर थे, बड़े पुल थे, उनके लिए हमने सरकार से, शासन से पैसा लिया। प्लस हमारे यहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक महिला महाविद्यालय है, और तीसरा एक स्टेडियम हमने शासन से ले आया। अच्छा। और कुछ छोटे सब स्टेशन के लिए भी हमने अप्लाई किया। बाकी इन सब चीज़ों के साथ साथ जो मैंने देखा कि जो ये रोड और नाली है, ये मुख्य समस्या नहीं है लोगों की, क्योंकि इस विषय पे प्रधान है, आपके विधायक हैं, सांसद हैं, आपके ब्लॉक प्रमुख हैं, और तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इन सब चीज़ों पर काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में इस तरह की कोई समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि सारे लोग उसी विषय पर काम कर रहे हैं जी। अब ज़रूरत है हमें रोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम करने की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने की, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने की। बिल्कुल। और एक चीज़ आपको बता दूं जी, पब्लिक क्या है, वो सिर्फ ज़्यादा पार्टियों पे भाग रही है। थोड़ा सा सुधार पब्लिक को भी अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, और अपने अंदर इतनी सूझबूझ लाने की आवश्यकता है कि वो सही नेता चुन सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही सारा देश ठीक कर देंगे या प्रदेश ठीक कर देंगे। हम सब की उसमें भूमिका है, सभी के समग्र हम सब प्रयास अपनी भूमिका से भागते हैं और सारा ब्लेम एक आदमी के ऊपर लगाते हैं जी। और जो आपने बेरोजगारी की बात अभी कही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी कोशिश की है कि जो सरकार की तरफ से जो रोजगार की व्यवस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका विस्तार किया जाए। तो इस वजह से जो आउटसोर्सिंग से तमाम डिपार्टमेंट में जो है जो रोजगार के अवसर सरकार सरकार ने पैदा किया, और ये बहुत ही सराहनीय काम है सरकार का, क्योंकि अगर हम कोई रेगुलर सरकारी एम्प्लॉय रखते हैं तो उसकी तनख्वाह 50,000 से शुरू होकर के लाख 1.25 लाख तक जाती है, लेकिन हम अगर आउटसोर्सिंग से रखते हैं तो हम 15 से 20,000 में जो है 1 लाख में हम 5 कर्मचारी रख लेंगे, और इस तरीके से हम ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे। लेकिन आपके कहने का मतलब रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं? आप मुझे बताइए, क्या सरकारी नौकरी दुनिया का कोई देश बताइए, क्या अमेरिका दे सकता है क्या सबको सरकारी नौकरी? आप बताइए। नहीं, ये जो तो दुनिया का सबसे डेवलप, लेकिन जो वादा किया गया आपने उसका जिक्र छेड़ दिया। आपकी बेरोजगारी वाली बात पे मैं सहमत था कि ये सिर्फ एक रात का किस्सा नहीं है। एक रात, मेरी बात सुनिए, सरकारी नौकरी इसका विकल्प नहीं है। रोजगार का विकल्प सरकारी नौकरी नहीं है। जब तक प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं होंगे आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे पास काम भी तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। वो बैलेंस हमारा बिगड़ा हुआ है। जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने हमें अभी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून जो ड्राफ्टिंग की है, मुझे लगता है कि अगर ये कानून लागू हो तो थोड़ा उससे सुधार आएगा। जब हमारी जनसंख्या कंट्रोल होगी तो हम कुछ और अच्छी योजनाएं ला करके, और दूसरी चीज़ क्या मैं देखता हूँ सरकारों में कि दरअसल क्या होता है कि किसी की भी सरकार रही हो, वैसे जो काबिल लोग होते हैं उनको वो जगह नहीं मिलती जो जिनके अंदर वो करने की काबिलियत होती है, वो मिल जाती है। मतलब क्योंकि कास्टिज्म पे पॉलिटिक्स चल रही है, इस हिसाब से लोगों को वो पोजीशन मिलती है तो लोग वो चीज़ कर नहीं पाते। तो जैसे आप ही के पार्टी के देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम खत्म नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनिए, मैं अपनी पार्टी आपका जिन चीजों की तरफ आपका इशारा है मैं उस पर कह रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी की बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 3 सरकारें मैंने देखा हुआ है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस तरह के लोगों की पहचान करने में लोगों ने पीछे कमियां की हुई हैं, ठीक है, और इस वजह से जो हमारा ढांचा है वो सही नहीं बन पाया। तो पूरे 5 साल में आप कितना चेंज कर लोगे? ये धीरे धीरे चेंजिंग आएगी जब काबिल लोगों के हाथों में पावर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। ये सवाल थोड़ा आपको तंग कर सकता है। आप फूलपुर पवई से विधायक हैं बीजेपी के, निश्चित तौर पर आपको दोबारा बीजेपी मौका देना चाहेगी, लेकिन चर्चा ये भी है कि आपके पिता जो कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी से ही,
और उनके भी चर्चा है उनके बारे में लेकर के कि फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे में पिता के जीत के लिए दुआ मांगेंगे या उनसे अपनी जीत का आशीर्वाद? उनसे अपनी जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। उनकी जीत का दुआ नहीं मांगेंगे। लड़ाई किसका है आखिर, किन चीज़ों को लेकर के ये? वैसे एक चीज़ आपको बताऊं जी, मैं अपनी जीत का आशीर्वाद इसलिए मांगना चाह रहा हूं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे देश के युवाओं के लिए जरूरी है। क्योंकि आपको भी ये पता होगा, ये प्रकृति का नियम है कि जैसे फसल होती है ना, एक आप उस फसल में तब तक पानी डालते जब तक वो हरी होती है। आप भावुक हो रहे हैं? नहीं, मैं भावुक नहीं हो रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैं अपने पिताजी की आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ जो उसकी सही है। जैसे फसल में हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, बिल्कुल, उसको अच्छा तैयार करते हैं, बिल्कुल, फिर वो एक अच्छा सा फल देती है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो वो पेड़ होता है ना, वो फसल का जो फसल का डंठल होता है, हम उसे काट देते हैं, फिर जो बीज होता है फिर उसको हम बोते हैं, फिर उसको वही चीज करते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है। अगर हम इस नियम को बदलेंगे तो हम बैकफुट पे जाएंगे। अगर हम क्या करेंगे, जो फल है उसको हम काट के फेंक देंगे और डंठल में फिर हम पानी डालेंगे तो वो हरा नहीं हो जाएगा। आप क्योंकि समझ रहे हैं आप मेरी बात ना? मैं समझ रहा हूँ। तो ये नियम ऐसा नहीं है, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये हर युवा के लिए, हर पिता को ये सोचना चाहिए। तो आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा है। हर पिता को ये सोचना चाहिए कि जब उनके बच्चों की मतलब जब उनके बच्चों की जिम्मेदारी संभालने की उम्र होती है तो उनको वो चीज़ दे देना चाहिए। यानी कि समय पर हाँ, अपनी विरासत को सौंप देना चाहिए कि उन चीज़ों का विस्तार हो सके। बिल्कुल विस्तार हो सके। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, आजमगढ़ को लेकर के क्या सोचते हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी के का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दावा कर रहा है कि इस बार आजमगढ़ में कमल अच्छे तरीके से खिलेगा, 4-5 सीटों पे खिलेगा। इस दावे में कितनी सच्चाई है? और साथ ही साथ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का दावा है कि अब की बार 300 पार फिर से बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, उसको लेकर के कितना आशान्वित हैं आप? मैं उनकी बातों से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने कास्टिज्म पे पॉलिटिक्स की हुई है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इसके अगेंस्ट जाकर के सभी जात और धर्म और किसी भी तरह के लोगों को एक बराबर बिठाया और उनको एक बराबर अधिकार दिया। लोग संतुष्ट नहीं हुए जो भागे, सिर्फ इसलिए कि वो लूट घसोट नहीं कर पाए। क्योंकि मैं खुद विधायक हूँ और तमाम लोग मेरे पास मुझ पर ये दबाव बनाते थे कि मेरा ये काम करवाइए, वो काम करवाइए, चाहे जैसे करवाइए। पर मैंने देखा कि भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं है सरकार, बीजेपी में नहीं थी। इसलिए लोग भाई, क्योंकि लूट नहीं पाए लोगों ने। अच्छा, अगर लूट पाते तो रहते, नहीं कमा पाए को वचक के, इसलिए वो उनको बिजनेस उनका अच्छा नहीं हो पाया। यानी सरकार फिर आएगी 110%। आजमगढ़ को लेकर क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि 5 से 6 सीटें आ जाएंगी। 5 से 6 सीटें आएंगी? बिल्कुल आएंगी। तो देखा आपने, हमने एक दमदार युवा विधायक से, बीजेपी के एकमात्र चश्मो चिराग जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं फूलपुर पवई विधानसभा से, उनसे बातचीत किया। उन्होंने हमारे हर एक सवाल का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया और वो भी अपने मुख्यमंत्री के, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जिनकी सरकार है भाजपा की, अपने मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार फिर से सत्ता में आएगी। और उन्होंने एक चीज़ का और इंडिकेशन दिया कि युवाओं को सही मौके पर जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। युवा हैं, तमाम काम उन्होंने बताया कि अपने समय में उन्होंने कराया है और आगे भी उसको जारी रखने की उन्होंने बात कही। साथ ही उन्होंने एक और दावा किया, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के जैसा ही उनका दावा है कि 4 से 5 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, जो कि सपा के गढ़ के नाम से मशहूर है, वहां पे बीजेपी का कमल 4-5 सीटों पर खिलेगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। ऐसे ही तमाम लोगों से मिलते रहेंगे, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, जनता के सवाल करते रहेंगे, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा है 2022 की। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मेरी तरफ से।